हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट और मनोज सर में। मैं हूं गौरव सिंह और दोस्तों मैं आपके सामने लेकर आया हूं पार्ट नंबर 3। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट और मनोज सर। ठीक है दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ पार्ट नंबर 3 लाया हूँ और पार्ट नंबर 3 में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ विद्युत बल रेखाओं के कुछ अन्य सामान्य गुण। ठीक है दोस्तों, वैसे मैंने आपको विद्युत बल रेखाएं कराई है पार्ट नंबर 2 में कराई है दोस्तों। अगर आपने पार्ट नंबर 1 और 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसके लिंक दिए हैं दोस्तों चैनल के वीडियो के। ठीक है दोस्तों, तो आप उन लिंक पर क्लिक करके आप पार्ट नंबर 1 और 2 इजीली देख सकते हैं। और उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3 को। तो देखिए क्या है विद्युत बल रेखाओं के सामान्य गुण। दोस्तों हम जानते हैं कि अगर कोई एक विद्युत बल रेखा है, सपोज ये क्या है आपकी एक विद्युत बल रेखा है और इसके इस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो हम इस बिंदु से होते हुए स्पर्श रेखा खींच देंगे दोस्तों। तो अगर विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर जाकर आप स्पर्श रेखा खींच देते हैं तो सदैव स्पर्श रेखा की दिशा ही उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो दोस्तों इस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या रहेगी? ये रहेगी जो स्पर्श रेखा की दिशा आ रही है। अगर दोस्तों हमसे कहा जाए कि इस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों इस बिंदु से होते हुए हमें एक स्पर्श रेखा खींचनी होगी और ये स्पर्श रेखा की जो दिशा आ रही है ये दोस्तों यही दिशा क्या होगी? इस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गुण है इसका, विद्युत बल रेखाओं का एक बहुत अच्छा गुण है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अच्छा एक चीज़ और देखने की ज़रूरत है आपको कि अगर हम अलग अलग बिंदुओं पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालें तो ध्यान रखेंगे हर बिंदु पर क्या आती है? दिशा अलग आती है दोस्तों। आप किसी भी बिंदु पर इस परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा निकाल लीजिए, हर बिंदु पर दिशा अलग ही आएगी, मतलब लगातार क्या रहती है? बदलती रहती है दोस्तों। तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है दोस्तों कि एक ही बिंदु पर आपकी एक से ज़्यादा बल रेखाएं, ठीक है, एक से ज़्यादा परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें। हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या रहती है? अलग रहती है और एक बिंदु पर केवल एक ही रहती है। एक बिंदु पर कभी भी एक से ज़्यादा परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशाएं नहीं हो सकती हैं। ये क्या है? बिल्कुल इम्पॉसिबल है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसी से रिलेटेड है हमारा अगला गुण इसका। तो दोस्तों वो क्या है? तो अगला गुण है कि दो विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए हमसे कहा किसी ने, क्या कभी दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट सकती हैं? तो दोस्तों इसका जवाब होगा नहीं। दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती। क्यों नहीं काट सकते? इसका कोई रीज़न? तो दोस्तों इसका रीज़न है यहाँ पर। दोस्तों ये हमारी पहली विद्युत बल रेखा है और ये हमारी विद्युत बल रेखा 2 है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको किस तरीके से आप बताएंगे कि नहीं काट सकती? तो इसके लिए सबसे पहले हमको मानना होगा कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद इस बात को हमें गलत साबित करना है, एक रीज़न देना है कि हमने जो माना है, जो हमारे जो कंट्राडिक्शन है वो क्या है? गलत है। जो हमने मान रखा है वो क्या है? गलत है। तो इस तरीके से सिद्ध हो जाएगा कि दो बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप जरा ध्यान से देखिएगा। दो विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं और अगर ये काटती हैं तो इनके कटान बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं निरूपित होंगी। ठीक है दोस्तों, कैसे होंगी? अगर हम 1 लें, विद्युत बल रेखा 1 लें अगर हम, तो इसके इस कटान बिंदु से होकर जाने वाली इस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करें तो क्या होगी? तो इस बिंदु से होती हुई क्या करते हैं? हम एक स्पर्श रेखा खींच दें दोस्तों। तो यही है परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, और विद्युत बल रेखा 1 पर है ये, और इस बिंदु से होते हुई जा रही है ये स्पर्श रेखा खींच दी हमने दोस्तों। अगर इसी तरीके से अगर हम इसी बिंदु से इस बल रेखा 2 पर स्पर्श रेखा खींचे तो क्या होगा? अगर इस पर खींचते हैं तो ये आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो एक ही बिंदु से दो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशाएं निरूपित हो रही हैं। और अभी मैंने पिछले वाले में प्रॉपर्टी में बताया था आपको कि एक ही बिंदु से कभी भी दो परिणामी विद्युत, ठीक है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशाएं निरूपित नहीं की जा सकती हैं। और यहाँ पर अगर ये काटती हैं तो एक ही कटान यानी कटान बिंदु पर
दो दिशाएं निरूपित हो रही हैं, जो कि क्या है, एकदम इम्पॉसिबल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक साथ बोलने की कोशिश करूंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं, क्योंकि अगर ये काटेंगी तो उनके कटान बिंदु से परिणामी विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं निरूपित होंगी, जो कि बिल्कुल असंभव है। अतः दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि क्यों नहीं काट सकती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे इसके बाद अगर हम बात करें विद्युत बल रेखाओं में ही हम आगे की तरफ चलते हैं इसके गुण में। तो दोस्तों, एक होता है एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र को सदैव हम समांतर बल रेखाओं से प्रदर्शित किया करेंगे, जैसे कि इस तरीके से। समांतर बल रेखाओं की सहायता से ही एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों, इसका मतलब है ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, जो कि इधर है। तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हमने दिखाई, विद्युत क्षेत्र दिखाया दोस्तों, और ये कैसा होगा, समांतर बल रेखाओं से निरूपित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कैसा है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। अर्थात इसके प्रत्येक बिंदु पर, ठीक है, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहेगी, समान रहेगी। ओके दोस्तों, तो ध्यान रखना, एक समान विद्युत क्षेत्र को सदैव इस तरीके से समांतर बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसी में हम आगे लेकर चलते हैं, इसी में विद्युत बल रेखाओं के गुण में ही दोस्तों, जहां पर विद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं, जहां यानी जिस स्थान पर विद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं, वहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मतलब वहां पर विद्युत क्षेत्र क्या रहेगा, वहां पर विद्युत क्षेत्र कैसा रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक है, और जहां पर बल रेखाएं दूर दूर होती हैं, वहां पर वीक विद्युत क्षेत्र आपको मिलेगा, जैसे कि ये है। यहाँ बल रेखाएं कैसी है, दूर दूर है। ठीक है, तो यहाँ पर विद्युत प्रभावी विद्युत क्षेत्र जो होगा वो क्या रहेगा, उसका मान बहुत कम रहेगा यहाँ पर। और यहाँ बल रेखाएं पास पास है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये भी एक इसका गुण होता है दोस्तों। ठीक है, और एक गुण ये भी होता है विद्युत बल रेखाओं का, एक और गुण ले रहे हैं हम, जैसा कि मैंने आपको पार्ट नंबर 2 में कराया था कि यदि हमारे पास एक धनावेश और एक ऋणावेश है और दोनों क्या रखे हैं, एक दूसरे के विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, मतलब पास पास रखे हुए हैं, तो दोस्तों सदैव विद्युत बल रेखा धनावेश से निकलेंगी और ऋणावेश में अंदर की ओर एंटर कर जाएंगी इस तरीके से। और अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, अर्थात काटती नहीं हैं। तो दोस्तों ये भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी और ये इस तरीके से विद्युत बल रेखाएं इससे निकलेंगी, धनावेश से ऋणावेश में अंदर की ओर चली जाएंगी, और जो इधर से आएगी घूम करके इधर चली जाएगी वो, और कुछ बल रेखाएं ऐसे निकलेंगे वो घूम करके इधर आ जाएंगे दोस्तों। तो ये हो सकता है किसी पॉइंट पर आपको कटती हुई नजर आ रही हो, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। ठीक है दोस्तों, सदैव क्या रहती है, एक दूसरे से अलग ही रहती है, कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। अच्छा, इसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि जो बल रेखा है वो बंद वक्र बनाती है, नहीं सॉरी बंद वक्र नहीं बनाती है, क्योंकि ये धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश में जाकर खत्म हो जाती है। ठीक है, और कभी भी अगर ये ऋणावेश से धनावेश की ओर आ रही होती है वापस, तो ये बंद वक्र बनाती है, तो ये कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती है। ठीक है दोस्तों, बंद वक्र का मतलब होता है कि यदि धनावेश से शुरू हुआ और ऋणावेश पर पहुंचा, फिर आपका घूमता हुआ ऋणावेश से फिर से धनावेश पर आ जाता, तो ये बंद वक्र बन जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ये धनावेश से तो निकलती हैं और ऋणावेश में अंदर चली जाती है, लेकिन फिर ऋणावेश से धनावेश की ओर नहीं आती है। इसलिए ये क्या है, एक वक्र बनाती है, लेकिन कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके गुण हो गए आपके। अब हम बात कर लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे हम, और वो भी विद्युत द्विध्रुव के कारण निकालेंगे हम, जो कि हमने छोड़ा था जहाँ से पार्ट नंबर 2 को, वहीं से आगे लेकर चलते हैं हम। तो दोस्तों ये है विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और दोस्तों ये जो तीव्रता है ये हम दो स्थितियों पर ज्ञात कर सकते हैं। नंबर 1 अक्षीय स्थिति पर, अक्षीय स्थिति पर, और दूसरा होता है दोस्तों निरक्षीय स्थिति पर। तो अक्षीय स्थिति पर और निरक्षीय स्थिति पर। तो सबसे पहले जो हम निकाल रहे हैं वो अक्षीय स्थिति पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको बताया था एक विद्युत द्विध्रुव होना चाहिए। इसके लिए मान लीजिए हमारा AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि -Q और +Q आवेश से मिलकर बना है। दोस्तों इसी का मैंने यहाँ पर मध्य बिंदु लिया है O। और दोस्तों A से B तक की यानी -Q से +Q आवेश के बीच की दूरी क्या रहती है? अति अल्प रहती है। और वो क्या मानते हैं हम? 2L मानते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ से यहाँ तक L हो गई और यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी? L। यानी A से O तक की डिस्टेंस L है, O से B तक की डिस्टेंस क्या है? L है। तो टोटल आपकी A से B तक की जो डिस्टेंस आ गई वो 2L आ गई, जो कि क्या है? अति अल्प दूरी होती है। दोस्तों समस्या आती है कि इसमें 2L ही क्यों मानते हैं? तो आपको शायद यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि 2L क्यों मानते हैं, क्योंकि हमें हाफ डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है और हाफ डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसको L मान लिया जाता है। इसलिए हम इसको टोटल डिस्टेंस को 2L लेते हैं। अदरवाइज हम L भी ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपने टोटल डिस्टेंस को ही L ले लिया तो यहाँ क्या आएगा? L/2, यहाँ L/2। तो दोस्तों L से हम लेकर के इस डेरिवेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। इसलिए इस समस्या से बचने के लिए हम डिस्टेंस को 2L मान लेते हैं टोटल को, और L इससे थोड़ा डेरिवेशन भी हमारा क्या हो जाता है? आसान हो जाता है और कैलकुलेशन इसकी आसान हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि डिस्टेंस 2L ही क्यों लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। ठीक है, और वो विद्युत द्विध्रुव के कारण। और हम निकाल रहे हैं सबसे पहले अक्षीय स्थिति पर। तो आइए समझते हैं अक्षीय स्थिति क्या है, इसका मतलब क्या है अक्षीय स्थिति का। दोस्तों अगर हम दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को आगे बढ़ा दें, जैसे कि ये है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को आगे बढ़ा दें, तो ये ही आपकी आएगी अक्षीय रेखा। तो ये रेखा ही होगी दोस्तों अक्षीय रेखा। इस अक्षीय रेखा पर ही हम कोई बिंदु ले सकते हैं, जैसे कि ये ले लिया मैंने P बिंदु, तो यही होगा अक्षीय स्थिति पर बिंदु। तो अक्षीय रेखा पर स्थित कोई बिंदु है। ठीक है, और अगर हम इस P बिंदु पर तीव्रता ज्ञात कर लें इस द्विध्रुव के कारण, तो यही होगा अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के कारण। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस P बिंदु पर तीव्रता की। दोस्तों अगर मैं +Q आवेश से इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करूं तो वो किधर आएगा? देखो दोस्तों, जिस बिंदु पर हम तीव्रता की गणना कर लेते हैं करना चाहते हैं उस पर हम धनावेश 1 कूलम धनावेश मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस बिंदु P पर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना चाहता हूं +Q आवेश के कारण। तो दोस्तों सबसे पहले इस P बिंदु पर 1 कूलम आवेश की कल्पना करनी होगी। दोस्तों एक कल्पना करनी होगी हमें। ठीक है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है? एकांक धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल की दिशा ही होती है तीव्रता की दिशा। इसलिए हम 1 कूलम धनावेश मान लेते हैं जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो दोस्तों पहले +Q आवेश की वजह से निकालेंगे। तो धनावेश पर क्या करेगा? प्रतिकर्षण का बल लगाएगा, और बल की दिशा क्या रहेगी? ये रहेगी दोस्तों। तो जो 1 कूलम आवेश पर बल की दिशा होती है वही विद्युत क्षेत्र की दिशा मानी जाती है। तो दोस्तों यही होगी हमारी विद्युत क्षेत्र की दिशा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, और इसको मैं मान लेता हूँ E1। तो ध्यान रखना +Q आवेश की वजह से तीव्रता E1 है, जिसकी दिशा क्या रहेगी? दूर की तरफ रहेगी आवेशों से। और अगर दोस्तों हम -Q आवेश की वजह से निकालना चाहें इस पर, तो -Q आवेश +Q आवेश पर आकर्षण का बल लगा रहा होगा, तो जो बल की दिशा रहेगी वो इधर रहेगी, और इसीलिए यही दिशा क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो जाएगी -Q आवेश के कारण। दोस्तों ये हमने एक कल्पना की थी, इसीलिए हम इसको क्या कर देंगे? मिटा देंगे। तो यहाँ से देखिए हमारे द्विध्रुव के 2 आवेश है और दोनों के कारण तीव्रताएं क्या रहेंगी? अलग अलग होंगी। दोस्तों E1 होगी +Q के कारण और E2 होगी -Q के कारण। अब अगर इन दोनों E1 और E2 का परिणामी हम ज्ञात कर लें तो वही हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव के कारण। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है दोस्तों, अब हमारा काम सिर्फ यही है कि हम इन दोनों को ज्ञात कर लें, यानी E1 और E2 को ज्ञात करें कितना होगा, और फिर उनका परिणामी निकाल लें, और जो भी सॉल्व करके आपका रिजल्ट आएगा फाइनल वही हो जाएगा
ठीक है, द्विध्रुव के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं मान लेता हूं, माना +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और दोस्तों वो क्या मानी हमने, +q के कारण E1 मान रखी है, तो हम लिखेंगे E1 जो कि कितना होता है दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस क्या होगी दोस्तों, P बिंदु पर निकालना चाह रहे हैं हम और +q आवेश की वजह से, और +q आवेश कहाँ रखा है, B बिंदु पर, यानी B से लेकर P तक की डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी आपको, तो हम लिखेंगे BP का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, जिस बिंदु पर ज्ञात करते हैं एक तो वो, और जिस बिंदु पर आवेश रखा होता है एक वो, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का स्क्वायर आता है सदैव। ठीक है, दूरी का वर्ग। अब दोस्तों इसको हम देखिए, BP हम निकालना चाह रहे हैं, BP, तो BP कितना होगा, देखिए दोस्तों ये जो बिंदु माना है हमने वो कहाँ मान लिया है, R दूरी पर माना है, मध्य बिंदु से R दूरी पर रखा हुआ है। अगर ये दोनों O से P तक की दूरी, दोनों बिंदुओं O से P तक की दूरी क्या है, स्मॉल r है, तो दोस्तों अब आप इसको देखिए, B से P तक की दूरी क्या होगी, इतनी दूरी होगी दोस्तों R, इसमें से ये L कम हो गई तो ये क्या रह गई, R माइनस L, तो इस तरीके से ये हो जाती है R माइनस L। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हमको AP दूरी की भी जरूरत पड़ेगी दोस्तों, तो AP को भी हम निकाल लेते हैं पहले ही। यहाँ पर दोस्तों AP दूरी की भी जरूरत पड़ेगी हमें, तो यहाँ से यहाँ तक होगी R और यहाँ से यहाँ तक होगी L, R और ये L यानी कि R प्लस L। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने AP और BP दूरियाँ निकाल ली हैं। अब दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं E1 बराबर कितना होगा, दोस्तों इसको आप चाहें तो इस डायरेक्शन को अगर शॉर्ट करना चाहे तो इस वैल्यू को क्या मान ले, कांस्टेंट K मान सकते हो। ठीक है, K मानने से क्या हो जाएगा, थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी हमारे लिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप K मान सकते हैं, और Q अपॉन BP, BP क्या है आपकी R माइनस L है दोस्तों, और ये R माइनस L का होल स्क्वायर हो गया, और ये होगी हमारी फर्स्ट। इसी प्रकार अगर हम बात करें -q आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत कह लीजिए या विद्युत कह लीजिए, की तीव्रता क्या रहेगी दोस्तों, वो मान लीजिए हमारी क्या है, E2 है। और इसी प्रकार दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम फिर से K मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, Q अपॉन, और क्या रहेगा यहाँ पर, देखिए फिर से दूरी क्या आएगी, P बिंदु पर निकाल रहे हैं -q की वजह से, और यहाँ से लेकर यानी कि A से लेकर P तक की दूरी जो कि हमने क्या ले रखी है, R प्लस L ले रखी है दोस्तों, तो इसको हम डायरेक्ट R प्लस L लिख देंगे और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और यही बन जाती है हमारी समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, हमने E1 और E2, ये जो E1 E2 है, इन दोनों के मान ज्ञात कर लिए हैं अपने तरीके से फिगर की हेल्प से। अगर इन दोनों का अगर हम परिणामी ज्ञात कर लें तो वही होगा इस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, अब इसको मैं रफ कर सकता हूँ यहाँ से। चलिए अब हम निकालेंगे बिंदु P पर, इसको मैं यहाँ से इस तरीके से कर देता हूँ, लिखेंगे हम बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो क्या होगा, मान लीजिए वो E है, और दोस्तों कैसे निकलेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एक सदिश राशि होती है और दोनों क्या है, विपरीत दिशाओं में है, इसलिए हमेशा तीव्रता घट करके आएगी। तो आप E1 में से E2 को घटा देंगे, परिणामी तीव्रता निकल के आ जाएगी E1 माइनस E2। और दोस्तों आप ऐसा भी कर सकते हैं
कि माइनस क्यू के कारण यहाँ माइनस ले सकते हैं और परिणामी विद्युत क्षेत्र को आप E1 प्लस E2 करेंगे और यहाँ से माइनस क्यू की वजह से एक माइनस जो आएगा उसकी वजह से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तब भी आपका यही आएगा। तो आपकी मर्जी, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि E1 का मान क्या है, E2 से ज़्यादा है, इसलिए परिणामी जब अलग अलग दिशाओं में होता है, ठीक है, तो हमेशा अलग अलग दिशाओं के लिए घटा देते हैं। तो E1 ज़्यादा है, इसलिए E1 में से E2 को घटा करके हमने परिणामी विद्युत क्षेत्र निकाल दिया है। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। अगर हम E1 का मान लिखें तो K Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, और E2 का मान हो जाएगा K Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो K और Q आपका बाहर आ गया दोस्तों, 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, और ये R प्लस L का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है दोस्तों। इतना कर सकते हो। इसके बाद देखिए यहाँ से कर रहा हूँ मैं, एक लाइन और लिख देता हूँ। तो E बराबर कितना हो जाएगा, K और Q दोस्तों, यहाँ से हम एलसीएम ले सकते हैं। ये जो R माइनस L का होल स्क्वायर है और ये R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है, ये एलसीएम ले लिया हमने दोस्तों। एक बार मैं चेक कर लूँ कि आपको नीचे तक शो हो रहा है या नहीं, एक बार देख लेता हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। चलिए सही है, आगे देखिए, इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी तो R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा ये माइनस, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी तो R माइनस L का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। मैंने एलसीएम ले लिया यहाँ पर इन दोनों का। इसके आगे मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ तो E बराबर कितना हो जाएगा, K और Q आपका बाहर रहेगा दोस्तों। ये जो है आपका R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर, ये क्या है, दोनों का स्क्वायर हो रहा है और इनटू में, तो इसका पूरे का होल स्क्वायर कर सकते हैं हम। R माइनस L और R प्लस L पूरे का होल स्क्वायर हम कर सकते हैं दोस्तों। पूरे का हमने होल स्क्वायर कर दिया है इसमें, ठीक है, क्योंकि अलग अलग स्क्वायर था, हमने होल स्क्वायर कर दिया है। अब देखिए दोस्तों, इसे A प्लस बी को होल स्क्वायर से खोल सकते हैं हम। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB 2RL, ठीक है दोस्तों, माइनस, और इसको A माइनस बी को होल स्क्वायर से खोल दीजिए। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस के 2RL। तो इस तरीके से हमने इसका होल स्क्वायर खोल दिया है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ क्योंकि छोटा छोटा हो रहा है, शायद हो सकता है आपको ना दिखाई दे रहा हो, तो मैं इस लाइन को भी यहाँ से मिटा कर दोबारा करूँगा इसे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको दिखना चाहिए, पूरा दिखना चाहिए। चलिए दोस्तों, यहाँ से मैं दोबारा कर रहा हूँ इसको। तो E बराबर हो जाएगा K और Q। इसमें हमने जो एलसीएम लिया है, किसको लिया है, R माइनस L और R प्लस L, इसका कर दिया हमने होल स्क्वायर, और ये आ गया हमारा एलसीएम। इससे देखिए A प्लस बी को होल स्क्वायर खोला तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस फिर से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस के 2AB 2RL। इस तरीके से हमने एलसीएम लेकर के इसे सॉल्व कर दिया है। तो E बराबर कितना हो जाएगा, KQ दोस्तों। ये जो है आपका A प्लस बी A माइनस बी बना हुआ है, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बन गया, ये फॉर्मूला होता है, और होल स्क्वायर इसका है ही। इधर से दोस्तों ये माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस के R स्क्वायर हो गया माइनस के L स्क्वायर, और ये प्लस के 2RL हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो E बराबर हो जाएगा KQ 2 और 2 4RL 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आया आपके। इसके बाद मैं आगे की तरफ कर देता हूँ इसको, यहाँ से रफ कर दूँ इसे। चलिए दोस्तों, अब मैं इसको यहाँ कर देता हूँ,
देखिए दोस्तों E बराबर कितना है के क्यू। दोस्तों वैसे हम 4RL को क्या कर देते हैं, इसको 2 × 2RL कर देते हैं अपॉन R² माइनस L² का होल स्क्वायर। इसको करने का रीज़न क्या है, हमने ऐसा क्यों किया है, 2 × 2 क्यों किया है दोस्तों, Q 2 और L, Q × 2L क्या बताया था मैंने आपको, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताया था P बराबर Q × 2L। तो ये जो 2QL है ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो 2QL। इसीलिए हमने इसको 4 को 2 × 2 कर लिया क्योंकि 2QL क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो इसके हिसाब से E का मान कितना आएगा दोस्तों, K, और 2QL हो गया हमारा P। ओके दोस्तों, और बचा क्या हमारा 2R अपॉन क्या हो जाएगा R² माइनस L² का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं दोस्तों ये जो L होता है, L बहुत छोटा होता है R की तुलना में, इसलिए L² R² से बहुत ही नगण्य हो जाएगा, इसलिए L को क्या कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं। L को छोड़ने का मतलब L को 0 मान लेते हैं। तो जब L को 0 मानेंगे तो E का मान कितना आ जाएगा, K 2PR अपॉन क्या हो जाएगा R² का होल स्क्वायर, क्योंकि L को हमने क्या मान लिया 0, तो R² का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद E बराबर हो जाएगा आपका K, ये जो R की पावर 4 हो जाएगी यहाँ से 2PR अपॉन R की पावर 4 है, तो इससे एक कैंसिल होकर के पावर 3 रह जाएगा। तो E बराबर हो जाएगा दोस्तों K 2P अपॉन R की पावर 3 हो गया। ठीक है, जहाँ पर K क्या होता है दोस्तों, 1/4πε0 होता है वायु या निर्वात के लिए। तो इस मान को अगर हम यहाँ रख दें उठा करके, तो फिर E का मान कितना हो जाएगा, 1/4πε0 2P अपॉन R की पावर 3। तो दोस्तों हम इस तरीके से पूरा डेरिवेशन कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा कंप्लीट डेरिवेशन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, हमने सबसे पहले E1 और E2 निकाले, E1 E2 का परिणाम ही लिया हमने, एलसीएम लेकर सॉल्व कर दिया, और कुछ कंडीशंस हमने इसमें भी डाली हैं अंदर। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद हमने क्या कर दिया, ये सॉल्व करके K की वैल्यू को रख करके हमने फाइनल रिजल्ट आपके सामने रख दिया है। ठीक है दोस्तों, तो यही होता है हमारा अक्षय स्थिति पर इस विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्मूले को आप जरूर याद कर लें। यहाँ से एक न्यूमेरिकल आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, बोर्ड के हिसाब से आपका इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनते हैं यहाँ से, तो आप इसे ज़रूर याद कर लें। और ये डेरिवेशन भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस कर लें। और अगर कोई भी समस्या अगर आपको आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं पार्ट नंबर 3 में, पार्ट नंबर 4 में। पार्ट नंबर 3 है ये, पार्ट नंबर 4 में मिलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।